गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने पढ़ लिया था संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। तो आज अगला प्रकार देखते हैं। एक तो होता है ऊष्मा शोषी, और साथ साथ ही पढ़ेंगे दोनों को। एक होता है ऊष्मा ऊष्माक्षेपी। ठीक। अब जैसे संयोजन और वियोजन एक दूसरे की उल्टी थी, वैसे ही ये दोनों क्या है, एक दूसरे की उल्टी है। इनको एक को याद करना है, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलो एक की परिभाषा लिखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा लिख दो या ऊर्जा लिख दो, एक ही बात है। ऊर्जा लिखेंगे तो देखो प्रकाश है, विद्युत है, यह भी ऊर्जा ही होती है, तो ऊर्जा लिखना सही रहेगा। उस अभिक्रिया के दौरान या तो लिख दो ऊष्मा ग्रहण की जाती है या ऊर्जा अवशोषित। शोषी तो क्या आएगा, शोषित। अवशोषित तो बच्चों वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा अवशोषित की जाती है। आप ऊष्मा भी लिख सकते हो, लेकिन ऊर्जा लिखना बेटर रहेगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊष्मा अक्षेपी। तो इसमें अवशोषित की जाती है, उसमें उत्सर्जित की जाती है ना। तो लिखो वह अभिक्रिया, रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, प्रोडक्ट बनता है ना, उत्पाद के साथ ऊष्मा, यहाँ भी ऊर्जा लिख सकते हो लेकिन ऊष्मा चलेगा यहाँ। उत्पाद के साथ साथ क्या, ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है, या कह दो उत्पाद के साथ ऊष्मा का निर्माण भी होता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखो ऊष्मा शोषी, जिसमें देखो नाम से याद रखना, ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा अक्षेपी वो इसकी उल्टी हो जाएगी, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है या बाहर निकलती है। ठीक है, अब इनके देखते हैं बच्चों उदाहरण। तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, और इसके भी एग्जाम्पल। तो ऊष्माक्षेपी देखो, संयोजन अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ऊष्मा निकली थी। हाइड्रोजन को जलाया था
जल बना था उसमें भी ऊष्मा निकली थी, कोयले को जलाया था। तो संयोजन अभिक्रियाएं सभी क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी। तो इसमें लिखो, पहला उदाहरण लिखो, सभी संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो वियोजन में हम गर्म कर रहे थे या विद्युत दे रहे थे या प्रकाश दे रहे थे, है ना, तो ऊर्जा अवशोषित की जा रही थी। तो इसमें उदाहरण हो जाएंगे सभी वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान में रखना, सभी संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। लेकिन इसका कन्वर्ज सही नहीं है, उल्टा हमेशा सत्य नहीं है कि सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं होती है, ये हमेशा सत्य नहीं है। ठीक है, तो सभी संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्माक्षेपी, लेकिन सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का संयोजन अभिक्रिया होना आवश्यक नहीं है। ऐसा इसमें, ऐसा इसमें। ठीक, बाकी और उदाहरण दे रखे हैं बुक में, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे अपन जैसे देखो, एक अच्छा उदाहरण है CH4 का है। दूसरा उदाहरण देखो, CH4 प्राकृतिक गैस है, मेथेन। CH4 प्लस O2 और क्या बन जाता है बच्चों, CO2 प्लस जल। ठीक है, अब देखो इसमें संयोजन नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक। तो दो अभिकारक है, यहाँ तक तो ठीक है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें तो उत्पाद बने हैं दो, CO2 और जल। तो दो उत्पाद बन गए, इसका मतलब संयोजन नहीं है ना। तो सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या नहीं होती, संयोजन अभिक्रिया नहीं होती। प्लस इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, ऊर्जा। ये लिख दूं मैं, ऊष्माक्षेपी है, उसमें सब में बनेगी ऊर्जा। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन हो गया। संतुलित कर दो इसको, 2 लगा दें यहाँ, और यहाँ 2, हाइड्रोजन 4, कार्बन 2। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल है श्वसन। ठीक है, ये बहुत मोस्ट है बच्चों, पूछ सकता है वो आपसे कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे है, देखो हम ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या है, ऊर्जा का स्रोत ग्रहण करते हैं। जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन का पाचन होता है। पाचन का मतलब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है और अंत में जो काम के अणु है, जैसे वसा है, ग्लूकोज है, ये सब हमें प्राप्त होते हैं। वो सभी ब्लड में जाते हैं और कोशिकाओं के अंदर जाते हैं। वहाँ ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनती है, ऊर्जा, CO2 और जल। ठीक है, तो वो अभिक्रिया लिखो। देखो ग्लूकोज का सूत्र होता है, अच्छा इसका नाम नहीं लिखा गया मैंने, मेथेन है ये बच्चों, मेथेन 4 के पार्ट में सीख जाओगे ना। तो ग्लूकोज C6H12O6, ये तो है आपका ग्लूकोस, कोज भी बोलते हैं या ग्लूकोस भी बोलते हैं। प्लस अब ये भोजन से अवशोषित हो गई ग्लूकोज, कहाँ जाएगी, कोशिकाओं में। और श्वसन में क्या ले रहे हैं, O2, ऑक्सीजन गैस लेते हैं अपन, सभी को पता है आपको, ये ऑक्सीजन है। कोशिकाओं में दोनों की अभिक्रिया होगी। वैसे जैव परिक्रम वाले पार्ट में देखेंगे कैसे होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट दे रखा है। तो देखो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा। ठीक है, अब देखो इसको संतुलित करें बच्चों, 6 कार्बन है, तो यहाँ 6 लगा दे। अब
अब 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए और इसमें 6 ही है तो गड़बड़ है ना। यहाँ भी 6 लगा दे और यहाँ भी 6 लगा दे, 6 6 याद रखना। तो देखो संतुलित हो गई क्या, देखो 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन है तो 6 तो यहाँ है, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन तो है संतुलित, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, 12 ही हाइड्रोजन है, कार्बन 6 है, ऐसे संतुलित हो गई है ना। तो ये है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, ऊर्जा। तो इसीलिए क्या है, इस अभिक्रिया में ऊर्जा बनती है, मुक्त होती है, जो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तीसरा, चौथा भी मोस्ट है, शाक सब्जियों यानी कचरा, जो जैव निम्नीकरणीय होता है ना, वो शाक सब्जियों का विघटित, टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, सूक्ष्म जीव इनको तोड़ते हैं, विघटित होकर कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट यानी क्या, खाद बनना। अब कचरे में तो बहुत प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो उनकी रिएक्शन थोड़ी लिखेंगे, कितने पदार्थ है सबका कैसे लिखेंगे। तो इतना ही दे रखा है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना या खाद बनना क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी है, प्राकृतिक। दहन वाली तो सभी क्या होंगे, जलने वाली चीजें हैं, उसमें तो ऊष्मा निकलेगी, तो वो तो ऑटोमेटिक ऊष्माक्षेपी। तो बच्चों देखो, ऊष्मा अवशोषित होती है वो ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है, ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। सभी संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि दहन वाली है, संयोजन वाली ज्यादातर। मैग्नीशियम का दहन, कार्बन का दहन, है ना, हाइड्रोजन का दहन, है ना, कितने भी जला लो ऊष्मा तो निकलेगी। तो सभी संयोजन वाली क्या होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। सभी वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। फिर 3 और दे रखे हैं बुक में, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन और साग सब्जियों का विघटन। इसका कोई समीकरण नहीं दे रखा है ना, तो ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, एक बार याद रखना इसको कि कचरे का विघटन। देखो उस वियोजन को क्या बोलते हैं, विघटन अभिक्रिया, उससे याद रह जाएगा। ये तो क्या है, ऊष्मा शोषी है, लेकिन ये साग सब्जियों कचरे का विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है ना। वो स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए पता नहीं चलता ऊष्मा क्षेपी है कि नहीं, लेकिन होती कैसी ऊष्मा क्षेपी। अब सभी वियोजन अभिक्रियाएं, इसका उदाहरण में लिखा है हमने, तो इसका मतलब क्या है, वो उदाहरण लिख सकते हो आप जो वियोजन अभिक्रिया के होते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट का वो ऊष्मा पाकर विखंडित होना, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड बनना, वो सभी इसमें लिख सकते हो। और इसके बुक में अन्य उदाहरण भी नहीं दे रखे हैं, तो वियोजन वाले लिख देना कभी पूछे तो, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगली है, देखो संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, ऊष्मा शोषी हो गया, ऊष्मा क्षेपी हो गया। अब है एक नया ही टाइप है, विक्रियाओं का प्रकार पढ़ रहे हैं, विस्थापन। विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, किसी यौगिक से एक तत्व को दूसरा तत्व विस्थापित कर देगा। विस्थापन का मतलब क्या होता है, कोई तत्व है उसकी जगह दूसरा आकर चिपक जाए, उसको वहां से भगा दे। इस विधि को क्या कहते हैं, विस्थापन, है ना। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी तत्व हो सकता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व
एक तत्व दूसरे तत्व को दूसरे तत्व को एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित क्या कर देगा, विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं बच्चों। तो देखो क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दे तो लोहे की कील भूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोहा है कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे एग्जांपल देखो इसके, पहला एग्जांपल यही लिख देना आप, Fe लोहे का क्या होता है प्रतीक Fe, और कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट क्या होता है बच्चों, एक नमक जैसा क्रिस्टल होते हैं इसको जल में घोल लेंगे और Fe इसको कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित। तो यहाँ कॉपर की जगह कौन आ जाएगा, Fe। देखो एक तत्व Fe है, दूसरा तत्व क्या है, कॉपर है उसके यौगिक से। तो इसका यौगिक क्या था, कॉपर सल्फेट, और इससे क्या कर देगा, विस्थापित। तो देखो क्या बन जाएगा, कॉपर की जगह कौन आ जाएगा, FeSO4 और Cu अलग हो जाएगा। तो ये Fe है, आयरन है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, और इसीलिए लोहे की कील भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, अगर जिंक ले ले, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तीसरा देखो, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड प्लस यू बार। तीनों में देखो क्या हो रहा है, दूसरे तत्व को एक तत्व विस्थापित कर रहा है ना। जैसे Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो Fe देखो कहाँ बैठ गया, कॉपर की जगह बैठ गया, तो विस्थापित कौन हुआ, कॉपर। जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर विस्थापित हो गया, Pb कॉपर की जगह आ गया और कॉपर विस्थापित हो गया। ये तीन उदाहरण आपके बुक में दे रखे हैं। ठीक है, डिटेल से इस अभिक्रिया को हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, धातु और अधातु वाले में। ठीक है, तब तक इसको ऐसे याद रखो कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसके बाद में अगली अभिक्रिया होती है बच्चों, इसी से रिलेटेड है, जैसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, वियोजन, संयोजन, वैसे ही है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है।
इसमें तो देखो F ही आया, कॉपर को भगा दिया, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, दोनों तरफ जाएंगे। एक इस ये इसको भगा देगा, ये उधर चिपक जाएगा, दोनों यौगिक होंगे इसमें, है ना। हाँ, तो उदाहरण देखते हैं इसके बच्चों। ये संतुलित भी किया था हमने, ये दे रखा है बुक में। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट SO4, तो SO4 की 2 होती है, Na की 1, तो 2 लगेगा। बेरियम क्लोराइड, तो आपका क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ठीक है। सोडियम सोडियम दिख जाए, क्लोरीन दिख जाए, तो चांसेस वही है सोडियम क्लोराइड लवण बनने के, ठीक है। ये अभिक्रिया, तो इसमें देखो Na किसके साथ था, SO4 के साथ, Ba किसके साथ था, क्लोरीन के साथ, ठीक है। अब देखो आयनों का आदान प्रदान हो गया बच्चों। यूं समझो इसको, Na तो किधर चला गया, बेरियम की जगह, और बेरियम कहाँ चला गया, Na की जगह। देख लो, सल्फेट के साथ यहाँ क्या है, सोडियम, सल्फेट के साथ यहाँ क्या है, बेरियम, ये इधर चला गया। अब सोडियम कहाँ जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो सोडियम के साथ देखो क्या है, क्लोरीन, तो उल्टे सुल्टे हो गए ना। ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर आ गया। देखो इधर है सोडियम सल्फेट और इधर है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट के साथ आ गया सोडियम क्लोरीन के साथ, और ये बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो आयनों का देखो आदान प्रदान हो गया। या आप ऐसे देख लो, सल्फेट भाई बेरियम के साथ चला गया, क्लोरीन Na के साथ आ गया, एक ही बात है ना। तो आयनों का आदान, आयन गया और आयन आया, तो इसीलिए कहते हैं आयनों का आदान प्रदान होता है। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें देखो पहचान, इसमें तो एक तत्व रहेगा हमेशा, इसमें दोनों तरफ ही क्या होंगे, आयनों, ये यौगिक रहेंगे, SO4 और धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, ऐसी, है ना। तो इसका उदाहरण भी याद रखना, आप पूछ लेता है कई बार, द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण लिखिए, या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण, ये मोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछता है वो। और ये 3rd चैप्टर में भी है आपके, है ना। एक उदाहरण और दे रखा है बुक में, लेड नाइट्रेट। तो बच्चों लेड नाइट्रेट का क्या हो, ये क्रियाकलाप में दे रखा है, वैसे तो नहीं। PbNO3 की 1 होती है, Pb की 2, तो 2 लग जाएगा। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो दोनों की 1 1 होती है इनकी, तो पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड PbI2, और क्या बन जाएगा, देखो Pb तो I के साथ गया, तो पोटेशियम किसके साथ आ जाएगा, NO3 के साथ, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। अब नाइट्रेट इधर 2 है तो इधर भी 2 होंगे, इधर Pb 1 है, इधर भी 1 है, आयोडीन 1 है, इधर 2 है, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, ये हो गई संतुलित, ठीक है। तो ये 2 उदाहरण याद रखना। और एक बात और, कभी भी एग्जाम में उदाहरण लिखे आओ तो इनके नाम भी लिखा करो। सूत्र बनाना मैंने सिखा दिया है, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड, है ना। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ऐसे नाम भी लिख के आना है आपको, ठीक है, उदाहरण लिखो तो ये 2 अभिक्रियाएं हैं। एक इसी का ही रूप है, वो है, इतनी खास तो नहीं है लेकिन लिख लो आप, क्या पता पूछ ले। देखो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, इसमें क्या है, बीकर में क्या है, अघुलनशील अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। इसी कारण इसको कह देते हैं कई बार अवक्षेपण अभिक्रिया।
अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वही है, उदाहरण यही रहेंगे इसके भी, जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है। वह अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो यह कोई अलग से रिएक्शन नहीं है। देखो, विद्युत विस्थापन अभिक्रिया में ज्यादातर में क्या बनता है, अघुलनशील अवक्षेप ही बनता है ये इनमें से, है ना। तो इसी का रूप है कि वह अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। दोनों ईजी है याद करने में। आयनों का आदान प्रदान होता है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। इसके उदाहरण पूछ ले तो आपको क्या करना है, ये उदाहरण ही लिख देने हैं। ये दोनों उदाहरण ही इसके लिख देने हैं। ठीक है, ये थे आपके अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन वियोजन 2, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी 4, विस्थापन द्विविस्थापन 6 और एक ये छोटा सा अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इतने अभिक्रियाएं हैं। अब हम एक प्रक्रम होता है ऑक्सीकरण या उपचयन अपचयन, वो और पढ़ना है, और 2 टॉपिक और है, फिर पाठ पूरा हो जाएगा आपको। तो ये रिएक्शन याद रखना, इनमें से एक हर साल आती है। संयोजन पूछ लेगा, वियोजन पूछ लेगा, या बोल देगा ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। वियोजन के मैंने खास उदाहरण लिखवाए हैं, वो याद रखना। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। एक आप वो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वो याद रखना। संतुलित करना आना चाहिए भाई, कई बार पूछ लेता, जैसे मैंने एफ वाला वो बताया था, एफ का गुणांक क्या है, दोबारा बता देंगे वो क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो वो संतुलित करना आता है तभी आएंगे। तो संतुलित करने वाला डायरेक्ट भी पूछ लेता है कई बार कि दी गई अभिक्रिया असंतुलित दे देगा आपको, ये संतुलित कीजिए, है ना। तो ये है। तो एक थोड़ा सा टाइम है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है पदार्थ अक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। तो अक्ष क्या है, ये अक्ष वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो देखो, पदार्थ अक्ष है, उसका विलयन, तो पदार्थ है कैल्शियम, बिना बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको जल में डालेंगे तो वो बन जाएगा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अक्ष कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि अक्ष की जल के साथ अभिक्रिया लिखी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये अक्ष वाले सभी देख लेना आप। तो पदार्थ अक्ष जल के साथ अभिक्रिया करके ये विलयन बनाता है, इसका उपयोग सफेदी करने में होता है दीवारों पर। तो ये अक्ष वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, इनमें आप कर भी नहीं पाओगे, तो इनको देख कर जाना। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है।